नमस्कार, द हिंदू के YouTube चैनल टॉकिंग पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं निस्तला हेब्बार, द हिंदू की नेशनल पॉलिटिकल एडिटर। इस शो में हम देश की राजनीति की बड़ी खबरों के पीछे की असली कहानी समझने की कोशिश करते हैं। इस समय तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव का प्रचार काफी जोरों से चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव की अलग अलग कहानियां इन राज्यों की राजनीति को समझने में मदद करती हैं। इस एपिसोड में हम खास तौर पर ये देखेंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मछली एक राजनीतिक प्रतीक क्यों बन गई है और इसका क्या महत्व है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर शरदेंदु मुखर्जी की एक तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। वे अपने चुनाव प्रचार के दौरान कतला नामक मीठे पानी की मछली हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहे थे। वो लोगों से कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो मांसाहारी भोजन करने पर बिल्कुल रोक नहीं लगेगी। पश्चिम बंगाल में मछली और मांस रोजाना खाने का हिस्सा है और मछली तो वहां की खान-पान संस्कृति का प्रतीक भी है। बंगाल से बाहर के लोग जब बंगाल के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सबसे पहले वहां के लोगों का मछली के प्रति प्रेम की याद आती है, चाहे वे जिस किसी भी जाति या धर्म के हों। भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह समझाने में लगी है कि वो मछली खाने के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के बारे में लोगों में यह धारणा है कि पार्टी शाकाहार को बढ़ावा देती है। शरदेंदु मुखर्जी ने कहा, हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है जबकि हम मांस मछली खाते हैं। मैं आज मछली लेकर आया हूं ताकि इस गलत प्रचार पर रोक लगा सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब कर दी है कि उनके पास मछली खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। समीक भट्टाचार्य ने कई बार कहा है कि बंगाल के लोग अपनी पसंद का खाना खाते रह सकते हैं और पार्टी का उन्हें शाकाहारी बनाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मां काला मटन खाती हैं। सभी बंगाली और बिहारी मटन खाते हैं। अगर कोई मुझे रोकने आएगा तो मैं उसे तोड़ दूंगा और खत्म कर दूंगा। यानी मांस खाने पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात विजय कुमार सिन्हा के उस बयान के जवाब में कही थी जिसमें उन्होंने मांसाहारी खाने की बिक्री पर रोक लगाने की बात की थी। ये बीजेपी के लिए एक और समस्या बन जाती है क्योंकि राज्य के बाहर के लोग इस तरह के बयान देते हैं जिससे पार्टी की छवि और उसका संदेश प्रभावित होता है और पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में लोगों को हमेशा चेतावनी देती रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो लोगों के मांस मछली खाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरवरी में एक सभा में कहा था, दिल्ली से आने वाले लोग बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि वे मांस मछली खाना बंद करवा देंगे क्योंकि वे बंगाल की संस्कृति को बिल्कुल नहीं समझते। जिस 21 फरवरी को उन्होंने ये बात कही, उसी तारीख को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है और बंगाल में ये बांग्ला भाषा से जुड़ा हुआ है। इससे चुनाव में बंगाली अस्मिता को और मजबूत करने की कोशिश की जाती है। कुणाल घोष मणिकतला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार का हाथ में मछली लेकर प्रचार करना यह दर्शाता है कि पार्टी घबरा गई है। उन्होंने कहा, बीजेपी के दिल्ली वाले नेता कहते हैं कि वे लोगों को मछली खाने नहीं देंगे और बंगाल में उनके उम्मीदवार हार के डर से हाथ में मछली लेकर घूम रहे हैं। हालांकि ये बातें ऊपरी तौर पर छोटी या मजाक लग सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ये इस बात का प्रमाण है कि सिंबल्स और नैरेटिव्स कितना महत्वपूर्ण होता है। दरअसल ये किसी भी समाज और संस्कृति की पहचान से जुड़ी होती हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने का मुद्दा भी 2021 के चुनाव में बंगाली पहचान को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और 1998 के दिल्ली चुनाव कौन भूल सकता है। बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है। 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्याज की कीमत काफी बढ़ गई थी। प्याज गरीब लोगों के लिए एक जरूरी चीज है जिसे हर धर्म और समाज के लोग खाते हैं। कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा और कांग्रेस की शीला दीक्षित चुनाव जीत गईं और बीजेपी की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज चुनाव हार गईं।
वहां महंगाई सिर्फ मुद्दा नहीं था, बल्कि प्याज प्रतीक बन गया था, गरीबों के खाने का। कहा जाता है कि अगर कुछ खाने को न हो तो रोटी के साथ प्याज और नमक खाकर पेट भरा जा सकता है। इसलिए प्याज की बढ़ती कीमतों ने यह दिखाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही है और लोगों ने उसे बदल दिया। पश्चिम बंगाल में इसके साथ एक और मुद्दा जुड़ा, बाहरी। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी बताया, जो उत्तर भारत की हिंदी बोलने वाली पार्टी है और बंगाल में शाकाहार भी थोप देगी। आखिर मार्च से ज्यादा बंगाली और क्या हो सकता है? टीएमसी ये दिखाने की कोशिश करती है कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति, परंपरा और खाने पीने की आदतों से अलग है। इसीलिए बीजेपी के नेता जैसे शरदेंदु मुखर्जी और समिक भट्टाचार्य ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि उसके पुरानी पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद बंगाली थे, इसलिए उन्हें बाहरी नहीं कहा जा सकता। बंगाल में खाने को लेकर विवाद सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। जनवरी में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक व्यक्ति को चिकन बेचने के कारण पीटा गया था, क्योंकि वहां एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। बीजेपी के कुछ नेताओं ने हमलावरों का समर्थन किया, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देश के कई हिस्सों में नवरात्रि के दौरान मांस मछली बेचने से रोकने की कई घटनाएं हुई, जिससे बंगाल में भी राजनीतिक बहस छिड़ गई। बीजेपी के लिए मछली का मुद्दा केवल खाने पीने की आदत का अस्थायी चलन नहीं है। उन्हें खाने पीने के मामले में इससे भी गंभीर खाद्य मुद्दों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और केरल में गोमांस, बीफ का सेवन। इस मामले में पार्टी का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, लेकिन सामान्यतया पार्टी ने स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान किया है और विपक्षी पार्टियों को यह कहने का मौका दिया है कि बीजेपी एक बाहरी ताकत है। ये सब बीजेपी की जड़ों और राजनीतिक सफलता से जुड़ा है, जो उत्तर भारत के राज्यों में अधिक मजबूत है, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में मिश्रित परिणाम रहे हैं। इसलिए लोग और विपक्षी पार्टियां भी आसानी से ये कह देते हैं कि बीजेपी मूल रूप से उत्तर भारत में जन्मी और पली बढ़ी पार्टी है। इसलिए इसकी भाषा, संस्कृति और खाने पीने की प्राथमिकताएं भी उत्तर भारतीय हैं और इसलिए ये अन्य राज्यों में बाहरी शक्ति मानी जाती है। इस कहानी को फैलाना आसान होता है। बीजेपी इसे चुनौती देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर विजय सिन्हा जैसे कुछ लोग इसे कह देते हैं और फिर यह मुद्दा फिर से जीवित हो जाता है। मार्च के इस मुद्दे के आने के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस विरोधी कथा का मुकाबला कर पाती है या नहीं। लेकिन इससे एक बात साबित होती है, कोई भी फौज अपने पेट पर ही चलता है और खाने पीने की प्राथमिकताएं भी किसी संस्कृति की सबसे मूल पहचान होती हैं। इसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको यह समझाने में मदद की होगी कि भोजन महज भोजन नहीं होता, बल्कि यह भाषा की तरह ही एक सांस्कृतिक पहचान को भी परिभाषित करता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, जब इन राज्यों में चुनाव प्रचार काफी तेज होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।